ठीक है भाई, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो आ रहा है उसके बाद जो भी उसमें ज्वाइन कर लेगा। कल हमने थोड़ा सा जो समझा था कल हमने जो समझा था उसकी मैं थोड़ा सा और ही बता देता हूँ। एल एस समझा था, लिस्टिंग कैसे करनी है। एल एस हाइफन एल ए हाइड कंटेंट वगैरह दिखाता है। चेंज डायरेक्टरी, सी डी क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी करता है। चेंज डायरेक्टरी के अंदर डॉट डॉट का फॉर्मेट समझा था कि डॉट डॉट क्या होता है, सिंगल डॉट क्या होता है और डबल डॉट क्या होता है। डॉट डॉट के बाद स्लैश डायरेक्टरी लग रही है तो इसका मतलब क्या है, उसी पिछली वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। सी डी हमने चेंज डायरेक्टरी से देख लिया। पी डब्ल्यू डी हमने देखा था कि पी डब्ल्यू डी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का काम करती है। वो आपको डेटा ये दिखाती है कि आप किस सिचुएशन में किस डायरेक्टरी पे बैठे हो। ठीक है, अब इसके बाद आप हमने कल ये भी देखा था कि एम के डी ए आर डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी बनाने के काम करती है कमांड जो होती है। इसके अंदर एम के डी ए आर के साथ कुछ ऑप्शंस देखे थे, हाइफन एम और 777। इसके बाद एम के डी ए आर के साथ हमने एक ऑप्शन और भी देखा था, हाइफन पी। अब ये क्या काम करती है, अब लास्ट वीडियो में इसमें जिसने नहीं देखा है वो चेक कर लेना। ठीक है, बाकी अगला हमने आर एम चेक देखा था कि रिमूव करने का फॉर्मेट क्या है, रिमूव में डेटा रिमूव करना है, स्टार लगाना है, कैसे होता है। फोर्सफुली हमने देखा था कि डेटा को रिमूव करने के लिए हाइफन एफ लगाते हैं तो कंडीशंस वाइज डेटा दिखाता है कि भाई डिलीट करना है कि नहीं करना है। जैसे आर एम हाइफन एफ के बिगर अगर मैं कोई डेटा डिलीट करता हूँ तो क्या देता है कि एरर देता है, इससे नॉट ए डायरेक्टरी। और हाइफन आर लगाती अगर मैं करता हूँ तो ये एक प्रॉम्प्ट देगा कि भाई आपको डिलीट करना है, कन्फर्मेशन पूछेगा हाँ या ना में। अगर मैं येस करता हूँ तो डिलीट करेगा, अगर मैं नहीं करता तो फिर वो डिलीट नहीं करता। ठीक है, आर एम हाइफन आर। इसके बाद एफ़ में फोर्सफुली, जैसे ही मैं ये जो प्रॉम्प्ट आ रहा है इसकी जगह अगर मैं एफ़ लगा दूँ और यहाँ पे इसको फाइल दूँ टेस्ट के नाम से, तो ये बिना प्रॉम्प्टिंग के सीधा सीधा लॉन्च कर रिमूव कर देगा फाइल को। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। अभी हम लोग कॉपी देख रहे हैं, कॉपी के अंदर क्या क्या कंटेंट एडिड है, कॉपी के अंदर क्या 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 हो सकता है। जैसे कि कॉपी के अंदर हमारे पास सोर्स होता है, सोर्स के बाद डेस्टिनेशन होता है। कोई भी फाइल हमें कॉपी करनी है एक जगह से किसी दूसरी जगह पे, सीपी है ये, एक सर्वर से दूसरी सर्वर नहीं। सीपी का मतलब होता है लोकल कॉपी, मतलब आप एक ही सर्वर के अंदर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट दे रहे हो। मतलब क्या है कि जैसे मैं टेस्ट का डेटा टेस्ट 2 के अंदर डालना चाहता हूँ तो मैं कॉपी सीपी यूज़ करूँगा। कॉपी में क्या होता है कि डेटा एक जगह पे पड़ा हुआ है तो वो तो वहाँ पड़ा ही रहेगा, साथ साथ उसका एक कॉपी बन जाएगी टेस्ट 2 के अंदर। अब मैं जैसे यहाँ पे कॉपी चला रहा हूँ और कॉपी के साथ मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, टेस्ट का डेटा जो भी है मैं टेस्ट 2 में चाहता हूँ ये अब मैंने इसमें कंडीशन क्या दी है कि कॉपी कर रहा है टेस्ट के को टेस्ट 2 के अंदर। अब मैं जैसे इसमें एंटर करता हूँ तो ये क्या कहता है कि टेस्ट नॉट सच इज़ नॉट डायरेक्टरी। क्यों कह रहा है, क्योंकि भाई ये एक जो है डेटा ये फाइल नहीं है, ये एक डायरेक्टरी है। अब मुझे अगर इसको डायरेक्टरी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको डायरेक्टरी है तो मुझे इसको बताना पड़ेगा भाई इसका डेटा जो है रिकर्सिव कर लो। रिकर्सिव मतलब फाइल डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जितनी भी है उन सभी का डेटा टेस्ट 2 के अंदर डाल देने के लिए। अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये हो जाना। एक मिनट रुक गया, इसमें कुछ इशू आया है, क्या आया है, कॉपी आया है, रिकर्सिव परमिशन, एक मिनट कुछ इशू है, नॉट सच नॉट फाइल। अच्छा ये डिलीट कर दिया था हमने, आर एम मारा था तो ये फाइल मिला ही नहीं इसे। ओके, अभी इसके साथ दूसरा ही फाइल कॉपी कर लेते हैं, टेस्ट 1 का डेटा, टेस्ट 1 का डेटा दे देते हैं। ठीक है, टेस्ट 2 में अब जैसे मैंने इसको एंटर किया तो ये डेटा रिकर्सिवली इसके अंदर कॉपी हो गया होगा। अब ये टेस्ट 1 का डेटा टेस्ट 2 में भी दिखाई देगा। सीडी करके अगर मैं टेस्ट 2 के अंदर जाता हूँ तो अब मैं क्या देखता हूँ कि टेस्ट 1 का डेटा यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब अगर मैं एक चीज़ और नोटिस करता हूँ कि भाई कि कॉपी करने के साथ साथ जब मैंने इसे कॉपी लगाया तो इसने डेटा डायरेक्टली कॉपी कर दिया। अब मैं कोई ऐसा फाइल कॉपी करने जा रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो एक ISO या कोई भी चीज़ का डेटा वो डायरेक्टली कॉपी करता है बिना कुछ डेटा दिखाए कई बार। जैसे कि यहाँ पे इसने कॉपी किया डायरेक्टली कर दिया, लेकिन इसने बताया नहीं कि डेटा कॉपी हुआ क्या है, एग्जैक्टली डेटा क्या कॉपी किया है उसने। उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है हाइफन वी। अब मैं जैसे इसी डेटा को दोबारा से लगाता हूँ और उसके साथ मैं हाइफन वी लगाता हूँ तो आप क्या बता रहा है, ये नीचे देखो कि इसके अंदर डेटा कॉपी हुआ है, कहाँ से कॉपी हुआ है और कहाँ जाके कॉपी हुआ है। जितना डेटा कॉपी करता जाएगा वो यहाँ पे नीचे डेटा दिखाता जाएगा। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट देखते हुए चलना है, कई बार क्या होता है कि हम लोग लॉक हो जाता है स्क्रीन और हम पता नहीं कर पाते डेटा कॉपी हो भी रहा है या बैकेंड में या नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए एक प्रॉम्प्ट ये है कि भाई हाइफन वी अगर आप यूज़ करते हो
तो हाइफन वी क्या काम करता है, वेयरबॉस। वेयरबॉस मतलब क्या है कि आपका डेटा कॉपी हो रहा है, इसके फॉर्मेट मतलब हाईली मतलब आपको दिखाएगा कि इसमें क्या क्या डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये वेयरबॉस सिर्फ इसी में नहीं है, और कंडीशंस में भी एस सी पी करोगे उसके अंदर भी यूजेबल है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर मैंने इसको बोल दिया हाइफन वी। कई बार क्या होता है, जैसे हाइफन एल मारा मैंने, अब मेरे पास टेस्ट वन है, टेस्ट वन को मैं एक परमिशन दे रहा हूँ सी एच मोड के साथ 777 की। ठीक है, और टेस्ट वन को अभी मैं क्या देखता हूँ कि इसके अंदर टेस्ट वन को फुल परमिशन मिल चुकी है। ये हमने कल डिस्कस किया था कि कलर ग्रीन क्यों आ रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ MKDR में भी हमने देखा था कि हमने इसको डायरेक्ट परमिशन कैसे दी थी। तो लास्ट वीडियो में इसको देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। बाकी अगर रही बात टेस्ट वन का डेटा, अब मैं चाहता हूँ टेस्ट थ्री में अगर मैं CD के अंदर इसके अंदर LS करूँ टेस्ट को टेस्ट थ्री के अंदर, तो मैं क्या देखता हूँ कि इसके अंदर अभी सिर्फ क्या डेटा पड़ा है, टेस्ट फोर के नाम से। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ हाइफन रिकर्सिव परमिशन, और टेस्ट वन को किस में दे रहा हूँ, एक परमिशन से पहले मैं बिना परमिशन के इसका डेटा कॉपी कर रहा हूँ टेस्ट के अंदर। टेस्ट टू में बैठा हुआ हूँ मैं, सॉरी मुझे बाहर आना पड़ेगा पहले, CD बाहर आता हूँ और CD टेस्ट टू में बैठा हूँ ना, इसका कॉपी डेटा उसमें। ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ अब टेस्ट वन का डेटा किसमें, टेस्ट थ्री के अंदर। ठीक है, टेस्ट थ्री में कॉपी करना है, हाइफन R लगाना है रिकर्सिव के लिए क्योंकि ये डायरेक्टरी है। एंटर करते ही अब इसने क्या किया कि CD के साथ साथ ये टेस्ट वन का डेटा टेस्ट थ्री में चला गया। लेकिन जब आप CD करके टेस्ट थ्री के अंदर जाते हो तो आप क्या देखोगे कि भाई इसको टेस्ट वन को कॉपी तो कर दिया, बट इसकी परमिशन वैसी नहीं है जैसी यहाँ पे थी। ठीक है, अब मैं आपको इसको रिकर्सिव परमिशन में इसको दिखाता हूँ। रिमूव कर रहा हूँ टेस्ट वन को इस डेस्टिनेशन से। अभी ये डेटा मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, मैं बाहर आता हूँ वापस से, और मैं यही कमांड दोबारा से फायर कर रहा हूँ ये वाली। लेकिन इसके बाद अब मैं यहाँ पे P यूज़ कर रहा हूँ कि परमिशंस के लिए। अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि जैसे कि CD टेस्ट थ्री के अंदर अब ये जो डेटा कॉपी हुआ है वो सेम एज इट इज़ उसी परमिशंस के साथ कॉपी हुआ है। अब इसने वो डेटा कॉपी किया है जैसे यहाँ पे था, डेट टाइम स्टैम्प भी चेक करोगे तो वही डेट टाइम स्टैम्प के साथ ही कॉपी हुआ है। इससे पहले अगर मैं दिखाऊँ कहाँ पे गया, ये टेस्ट वन का डेटा जो कॉपी किया था इसने अलग टाइम स्टैम्प पे इसने कॉपी कर दिया था। ये क्रिएट तो हमने 17/5 पे किया है, लेकिन ये कॉपी जब हमने किया 17/7 पे किया, तो इसने एक नया टाइम स्टैम्प क्रिएट कर दिया था लास्ट टाइम पे। अगर आप हाइफन P नहीं लगाते हो तो हाइफन P लगाने पे क्या होता है कि इसके साथ साथ जो भी इसकी परमिशन होती है, जो भी इसके ऑनरशिप्स होती है, जो भी ये डायरेक्टरी क्रिएट हुई थी एग्जैक्ट टाइम, ये उस टाइम का नहीं है जब ये कॉपी हो रहा है, ये वो टाइम है जब ये डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। ठीक है, वो टाइम स्टैम्प दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉपी के अंदर यूज़ करते हो आप। अब ठीक है, अब कई बार क्या होता है डेटा फोर्सफुली करना पड़ता है। कुछ डेटा होता है ऐसा कि डेटा कॉपी नहीं होता कि भाई डेटा बिजी शेड्यूल में चल रहा होता है। कई बार एरर आता है कि भाई आपका कॉपी का जो ये डायरेक्टरी है वो बिजी है, किसी काम में यूजेबल में हो रही है, वो बिजी चल रही है, तो उसके लिए हाइफन F यूज़ करोगे आप कॉपी के अंदर। रिकर्सिव में परमिशन के साथ साथ अगर यूज़ करना तो परमिशन, नहीं तो हाइफन F लगा लो रिकर्सिव के साथ, और टेस्ट को कॉपी कर लो किसके अंदर, टेस्ट फोर के अंदर मान लो, तो कॉपी कर रहा हूँ। तो ये डेटा अब टेस्ट फोर में चला जाएगा फोर्सफुली, मतलब अगर ये बिजी भी है तब भी ये डेटा फोर्थ के अंदर कॉपी होगा ही होगा, CD टेस्ट फोर के अंदर। अब देखते हो तो ये डेटा मिलेगा। ठीक है, टेस्ट वन के नाम से आ जाएगा। कॉपी के अंदर आपने यही तीन फॉर्मेट है जो मेनली डेली बेसिस पे यूज होते हैं MV के अंदर। अब कॉपी किया, कॉपी समझ लिया कि कॉपी क्या कर रहा था कि डेटा कॉपी तो कर रहा था, साथ साथ क्या था इस फॉर्मेट में कि ये यहाँ पे भी है और प्लस ये अब यहाँ पे भी चला गया, मतलब एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज़ बना दिया इसने। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, मुझे डेटा जो यहाँ पड़ा हुआ है ये डायरेक्टली मूव ऑन हो जाना चाहिए यहाँ पे, ये डेटा अब यहाँ नहीं मिलना चाहिए मुझे, ये मूव होना चाहिए। तो MV यूज़ करूँगा। MV की कंडीशन में हम दो तरीके से फॉर्मेट यूज़ करते हैं। MV के साथ हम रीनेम करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि डेटा रीनेम कर सकें। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ये किसका मैसेज आ गया।
ठीक है, अभी कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम लोगों ने टेस्ट 4 में आ गए। एमवी में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एमवी में हम डेटा मूव कर रहे हैं। मूव के साथ साथ ये रीनेम का भी यूटिलाइजेशन हमारा करता है। जैसे कि अगर मैं पहले रीनेम करके दिखाता हूँ टेस्ट वन को रीनेम कर रहा हूँ टेस्ट 5 के अंदर। अब मैं जैसे ही ये एंटर मारता हूँ तो अब मैं क्या देखता हूँ कि टेस्ट 1 का डेटा अब कैसा हो गया। अभी तक ये टेस्ट 1 ग्रीन में ये इस तरीके से दिख रहा था, अब ये मेरे को 5 में दिख रहा है। अब मैंने इसका डेटा मूव कर दिया, मतलब इसको रीनेम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लाइनक्स के अंदर एक कमांड रीनेम की भी होती है। रीनेम के अंदर कंडीशंस क्या है कि भाई आपको डेटा कैसे रीनेम करना है। तो इसके अंदर पहले फाइल का नाम आएगा टेस्ट 5, फिर वो नाम बताना है जो आपको चेंज करना है। जैसे टेस्ट 1 में वापस मुझे चेंज करना है, फिर मुझे दोबारा से वही चीज़ बतानी पड़ेगी जो मेरा एग्जैक्ट फाइल का नाम है। मतलब पहले वही बताना है कि जो इसका है, फिर मुझे किस में चेंज करना है, और फिर मुझे वही बताना पड़ेगा जो इसके अंदर पुराना फाइल का नाम है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो रीनेम कमांड भी क्या काम कर रही है, उसको रीनेम करने का काम कर रही है। तो लाइनक्स के अंदर इसके अंदर रीनेम कमांड इस तरीके से काम करती है। ठीक है, एमवी के फॉर्मेट भी आपका सेम एज इट इज़ यूज़ होता है रीनेम करने के लिए। इससे फाइल का कंटेंट कुछ चेंज नहीं होता, फाइल के अंदर का कंटेंट कुछ चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, या डायरेक्टरी भी के अंदर का कुछ फाइल्स हैं वो भी चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ उस फाइल का नाम बदल देगा जो आपने इसको मेंशन करवाया है। ठीक है, अब एमवी के अंदर मैंने ये बता दिया कि क्या कंडीशन है कि एक डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करता है। लेकिन इसके अंदर काम कंडीशन क्या है कि पहले जहाँ पे वो डेटा है वहाँ पे नहीं रहेगा, वो वहाँ से हट जाएगा, और सेकंड जहाँ पे मैंने उसको डेस्टिनेशन बताया है वहाँ पे जाके मेरा डेटा कॉपी हो जाएगा एज यूजुअल, जैसे मेरा कॉपी कमांड में यूज़ हो रहा था कमांड। ठीक है, एमवी के अंदर। अब इसके बाद टच क्या है, जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट में कैट करके इस तरीके से। ये फॉन्ट दिख रहा है ना सबको, पहली बात ये है। हेलो हेलो, हाँ भाई दिख रहा है। दिख रहा है ना। हाँ, कैट कमांड में टेस्ट जैसे हम लोग यूज़ करते हैं .txt करते हैं, कैट कमांड में txt करते हैं, तो ये क्या करता है कि पहले हमें प्रॉम्प्ट देता है। मतलब हम लोग लॉक हो गए यहाँ पे कि हमें इसको कुछ लिखना ही पड़ेगा, कुछ डेटा हमने बताना ही पड़ेगा, उसके बाद हम Ctrl+C करके आएंगे बाहर। तो ये एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मल्टीपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर डेटा बाद में कॉपी हो, ठीक है, मैं बाद में कंटेंट डालना चाहता हूँ हर किसी का डेटा, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, टच कमांड। टच कमांड क्या है, एक कमांड है टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए। कोई भी टेक्स्ट फाइल, जैसे मैं एक शेल स्क्रिप्ट के लिए बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ मान लो। ये हम अबे सुन, ये हम कैट से नहीं कर सकते। कर सकते हैं, वही मैंने बताया ना। देख, कैट से क्या है कि कैट से मैं अपेंड दे रहा हूँ। जब मैं इसे अपेंड करके दे रहा हूँ तो ये मुझे लिंक दे रहा है, कि मतलब ज़बरदस्ती कह रहा है कि भाई उसमें मुझे कंटेंट बताना ही पड़ेगा, कंटेंट डालना पड़ेगा, कंटेंट कुछ ना कुछ सेव करके बाहर आना पड़ेगा, या तो खाली रखना पड़ेगा, तो ये कुछ भी। लेकिन मैं इस कंडीशन में ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता कि टेक्स्ट 1 के साथ साथ मैं इसे अगर ये कहूँ कि भाई मल्टीपल फाइल्स बनानी है, 5 फाइल बनानी है टेक्स्ट इसके नाम से, तो क्या ये परफॉर्म करेगा इस चीज़ को? नहीं करेगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसके पास। समझ रहा है? अब मैं इसके अंदर हाँ समझ रहा है, इसके साथ अगर मैं यही चीज़ मैं कहता हूँ टच लगाने के लिए, टच करता हूँ, यही डेटा यही कंटेंट मैं टच कर रहा हूँ, तो इसने अब क्या काम किया कि मेरे पास मल्टीपल इसने डेटा बना दिया। अब ये खाली है लेकिन, ठीक है, लेकिन बना के मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया गया है कि भाई हाँ इतने सारी डेटा मेरे पास एक साथ क्रिएट हो गए हैं, लेकिन खाली है। अब मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ कि टेस्ट 1 में मुझे क्या डेटा रखना है, टेस्ट 2 में मुझे क्या डेटा रखना है, टेस्ट 3 में मुझे क्या डेटा रखना है। ठीक है, तो टच कमांड क्या करती है, फाइल बनाती है और उसको मल्टीपल तरीके से खाली फॉर्मेट में ही बनाएगी, उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा टच कमांड में, ये याद रखना। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया। और अब आते हैं कैट कमांड पे। अब कैट कमांड में एक बार मैं एक डेटा कॉपी कर रहा हूँ /etc/passwd से, यहाँ पे मैं टेक्स्ट में नहीं, एक मिनट wd के नाम से डायरेक्टरी में, अभी मैंने वहाँ से एक डेटा निकाला है। अब इसमें डेटा दिखाता हूँ। अब इसको डेटा देखना है, मुझे डेटा देखना है, तो मैं इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट यूज़ कर सकता हूँ कि भाई ये मुझे इसके अंदर क्या कंटेंट पड़ा है क्या नहीं। तो उसके लिए एक फॉर्मेट है कैट लगा के अगर मैं इस डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ कि भाई ये डायरेक्टरी है, ठीक है, passwd। याद रखना कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि
ये स्लैश अगर आप स्टार्टिंग में लगा देते हो तो ये स्लैश डायरेक्टरी कहाँ से ढूंढेगा, ये भी मैंने कल वाली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि मैंने अगर स्लैश लगाया तो कैट करने के बाद ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है, पर यहाँ पे तो डायरेक्टरी तुम्हें दिख रही है, ये भी देखना है। तो मैं को ये देखना है कि मैं को प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से उठाना डेटा, तो मैं क्या लिखूँगा, कैट बिना स्लैश के पासवर्ड, मैं जहाँ पे बैठा हूँ मेरी डायरेक्टरी या मेरी फाइल वहाँ पड़ी हुई है, तो मैं पास WD अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से उठाना चाहता हूँ। तो मैं जैसे इसे कैट में एंटर करता हूँ तब डेटा आ गया। अब मेरे पास इसके अंदर ये जो डेटा दिखा रहा है ये मैंने पास WD से निकाला है। ये डायरेक्टरी के अंदर क्या कंटेंट दिखा रहा है, मेरे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, ये यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन बाद में समझेंगे जब हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे। तो अभी इसके अंदर आपका आ गया कैट, कैट करके हमने फाइल किया, तो ये क्या काम कर रहा है, फाइल के अंदर के कंटेंट को दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसका ही हो गया। अब मैं इसके अंदर सिंगल अपेंड लगा रहा हूँ, ये जो सिंबल लगा हुआ है अपैरो का, वो काम क्या कर रहा है कि इसको अपेंड कर रहा है, मतलब मैं इसमें कोई कंटेंट डालना चाहता हूँ। लेकिन अब एक बात इसके अंदर ध्यान देने वाली क्या है कि ये अपेंड दो तरीके से लगते हैं, एक सिंगल और एक डबल। अब इसमें सिंगल और डबल का फ़र्क क्या है, एक बार यहाँ पे मैं पेंट में दिखा देता हूँ। हाँ, अब इसके अंदर देखो क्या है फ़र्क, क्या है कि अगर मैं सिंगल अपेंड लगाता हूँ और अगर मैं इसमें डबल अपेंड लगाता हूँ, तो इसमें क्या है, पहले तो ये समझो कि सिंगल अपेंड जब मैं लगा रहा हूँ तो इसके अंदर क्या होगा कि ब्लैंक कर देगा, पहले ब्लैंक कर देगा, देन डेटा कॉपी करेगा। ठीक है, ये याद रखना कि पहले ये ब्लैंक कर देगा, फाइल के अंदर का जो पुराना डेटा है, जितना भी पुराना डेटा है वो सब हटा देगा अगर आपने सिर्फ सिंगल अपेंड दिया तो। ठीक है, और अगर आपने डबल अपेंड दिया इस तरीके से तो उसमें क्या होगा कि ओल्ड तो रखेगा ही रखेगा, ओल्ड तो सेव करेगा, और उसके साथ साथ इसके अंदर नया डेटा भी कॉपी हो जाएगा, जो तुम नया डेटा दोगे इसे कॉपी करने के लिए, न्यू डेटा भी कॉपी करेगा। ठीक है, ये याद रखना, इसके अंदर फ़र्क ये है। अब इसके अंदर भी फ़र्क तरीके से क्या है, एक चीज़ और समझाता हूँ कि अगर तुम कैट नहीं लगाते, सिर्फ सिंगल अपेंड लगा देते हो, तो क्या कर रहा है कि फ़ाइल को खाली कर देगा। मैं जैसे अब भी एंटर मारता हूँ तो अब मैं कैट वापस से कर रहा हूँ, तो देखो अब डेटा नहीं दिख रहा मुझे इसके अंदर कोई सा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये खाली हो गया। अब मैं ls-lrt मार रहा हूँ, जो मैंने कल कमांड बताई थी, lrt क्या है, फंक्शन रिवर्स टर्मिनल में। अब पास WD के अंदर मैं जब स्पेस देखता हूँ तो ज़ीरो है, मतलब ये इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, वो डेटा लेके आता हूँ इसके अंदर और मैं ls-lrt मारता हूँ, तो अब क्या देखता हूँ कि इसके अंदर अब स्पेस आ गया, डेटा आ गया। ls-lrt में एक कंडीशंस कल रह गई थी, तो ये भी एक चीज़ बता देता हूँ कि एच क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल में दिखाएगा। ह्यूमन रीडेबल में कैसे दिखाएगा, LH सर। ठीक है, अब ये तुम्हारा डेटा ह्यूमन रीडेबल में दिखा रहा है, मतलब KB के साइज़ में दिखा रहा है, GB मतलब जिसमें आप देख सकते हो। अब मैं इसको हाईली में दिखाऊँ, ls-lh/। अब इसके अंदर डेटा देखो कैसे दिख रहा है, पहले अगर मैं बिना एच के दिखाऊँ अगर इसे, तो ये तुम्हारा डेटा अभी कैसे दिख रहा है कि इसमें डेटा 4000 KB का, 4 KB का, 2 KB का, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ रहा है। अगर कई बार ये डेटा लाखों में है तो आपको देखोगे, अब उसको कैलकुलेट करोगे पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए लाइनक्स के अंदर एक फीचर है -h। ठीक है, ls-h, इसके अंदर क्या है, ये फॉर्मेट क्या है, ह्यूमन रीडेबल। फाइल को ह्यूमन रीडेबल जो आप समझ सकते हो कि KB, GB, MB, उस तरीके से ये डेटा दिखाता है। अब मैं जैसे ये मेरी फाइल KB में है तो ये मेरे को K में दिखा रहा है। अगर यही चीज़ मेरा डेटा MB में होता तो K की जगह मुझे M दिखाता, और GB में होता तो यही डेटा मेरे को G में दिखाता। ठीक है, अब सिंगल अपेंड का मतलब समझ लिया कि अगर मैं बिना डेटा रखे सीधा पास WD मार देता हूँ बिना कैट लगाए, तो क्या काम कर रहा है, ये डेटा खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें मैं कैट लगा करके काम करता हूँ तो कैट का काम क्या है कि खाली तो कर रहा है, प्लस लेकिन मुझे प्रॉम्प्ट दे रहा है कि भाई मुझे अब बताओ इसके अंदर लिखना क्या है। अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे बता दूँगा, और अगर मुझे नहीं लिखना है तो मैं सीधा कंट्रोल C याद रखना, बाहर आने के लिए कंट्रोल C दबाना है। ठीक है, कंट्रोल C दबा करके जैसे ही मैं आऊँगा बाहर तो मैं क्या देखता हूँ कि ये डेटा
खाली है, अब उसके अंदर डेटा नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि फाइल को खाली करने के लिए, और एक तरीका वो है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है कि इसमें प्रॉम्प्ट पहले देता है, और उसके अंदर क्या है कि मैं अगर सीधा ये लगाऊंगा तो प्रॉम्प्ट नहीं देगा, सीधा फाइल को खाली कर देगा। ठीक है, अब कैट के अंदर सिंगल अपेंड समझ लिया। अभी मैं एक डेटा वापस से लेके आ रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मेरे को डेटा पुराना तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मुझे एक नया डेटा भी कॉपी करना है। तो मैं कैट लगा के डबल अपेंड याद रखूँगा कि मुझे डबल अपेंड चाहिए, कि मुझे पुराना डेटा डिलीट नहीं करना है, मुझे साथ में नया डेटा भी चाहिए। तब मैं क्या कहता हूँ कि पास WD के अंदर मुझे नया डेटा चाहिए कि AK के नाम से AK के नाम से मुझे एक रूट के नाम से या फिर कुछ भी, मैं ऐसा कुछ भी डेटा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब उसको मैंने एंटर करके कंट्रोल C, और इसके अंदर एक चीज़ हमेशा याद रखना, कैट के अंदर क्या होता है कि पहली लाइन लिखने के बाद एंटर ज़रूर मारना है। यानी कि अगर तुम्हें इस फाइल को सेव करना है, जो डेटा तुमने लिखा है वो सेव करना है, तो पहले एक बार एंटर मारना है। सिंगल अपेंड के बाद, मतलब एंटर मारने के बाद कंट्रोल C मारोगे। अब कौन आ गया, कौन चला गया था, कौन आ गया, चला गया था। ठीक है, कंट्रोल C मारोगे। कैट के अंदर ये याद रखना, जब भी डेटा लिख दिया, लिखने के बाद एंटर मारोगे तो ही डेटा सेव होगा। मैं आपको तुम्हें दिखाऊं कैट करके, अभी इसके अंदर डेटा आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यही चीज़ दोबारा से करता हूँ और मैं यहाँ पे यही डेटा दोबारा से डाल देता हूँ, और मैं इसमें एंटर नहीं मारता अभी इस वाले में, और मैं यहीं कंट्रोल C मार दूंगा अगर गलती से, ठीक है, तो ये डेटा कॉपी होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस लाइन को यूज़ ही नहीं किया। अब देखो ये अभी भी एक ही दिखा रहा है। ठीक है, इसने एक और एंट्री नहीं करी इसमें। अगर ये मैं एंटर करके दोबारा एंट्री करता तो पक्का ये मेरे को सेकंड एंट्री भी दिखाता। ये मैंने कंट्रोल एंटर, पहले मैंने एंटर मारा है, फिर कंट्रोल C मार रहा हूँ। अब मैं वापस से कैट में करता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या डेटा आ गया, डबल एंट्री आ गई। ये याद रखना, कैट के अंदर सेटिंग है कि पहले डेटा आप लिख रहे हो, डेटा लिखने के बाद आप उसमें एंटर मारोगे, एंटर मारने के बाद ही कंट्रोल C दबाना है उससे बाहर आने के लिए। ठीक है, तो ही डेटा सेव होगा। नहीं तो जो भी आपने लिखा है, जो लास्ट लाइन अगर आपने लिखी है, मान लो कि आपने इसके अंदर आपने ये कंटेंट दोबारा दिया और आपने इसमें ऐसे ऐसे इस तरीके से कुछ कंटेंट दे दिया, और आप क्या करते हो कि आपने एक D नाम से जो एक लाइन और लिखी है वहीं पे कंट्रोल C मार दिया अगर गलती से, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि D से पहले जितना कंटेंट है वो सेव हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल D मतलब ये जो लास्ट लाइन में आपने कंट्रोल C का कंटेंट मारा है ये सेव नहीं होगा। अब मैं इसमें दिखाता हूँ तो तुम्हें देखो क्या है कि अब G तक सेव हुआ, लेकिन D वाला जो डेटा है लास्ट लाइन जो मैंने कंट्रोल C मार दी थी वो डेटा सेव नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान रखने वाली बात है कि कंट्रोल C इस तरीके से मारना है कि नहीं मारना है। अब कैट के अंदर कई बार क्या होता है, डेटा मुझे नंबर आउटपुट में चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि भाई मेरा शटडाउन वाला जो ये लाइन है कौन सा नंबर लाइन में आ रहा है, तो कैट के अंदर ऑप्शंस है। कल मैंने कुछ चीज़ बताई थी पेंट के अंदर, देख आप कल वाली वीडियो में देखना कि कमांड में क्या फॉर्मेट होता है। कोई भी कमांड लिखने के लिए क्या फॉर्मेट होता है कि पहले हम कमांड लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका ऑप्शंस देते हैं, और ऑप्शंस के बाद हम उसकी फाइल डायरेक्टरी या फिर कोई चीज़ देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी यही किया, पहले कमांड लिखा है, अब मैं कैट के साथ उसके ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शंस के अंदर पास WD यूज़ कर रहा हूँ फाइल का नाम। ठीक है, अब मैं एंटर मारता हूँ तो देखो क्या होता है। अभी तक डेटा कैसे आ रहा था, सिर्फ वाइडली फॉर्मेट में मुझे डेटा दिखा रहा था, लेकिन अब मेरे को कैसा डेटा दिखा रहा है कि पर्टिकुलर हर एक चीज़ का डेटा पर्टिकुलर लाइन में दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर डेटा नंबरिंग में नंबर के लिए -n यूज़ कर लिया मैंने। एक और ऑप्शन है कैट के साथ -b। हेलो, हाँ बोलो बोलो। ये दोनों तो लेफ्ट कर गए। हाँ तो कोई नहीं, ठीक है। हाँ कैट के साथ -b पासवर्ड लगा रहा हूँ। कैट पासवर्ड b में क्या है, एंटर मारा। अभी इसके अंदर भी सेम डेटा दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रोसेस क्या है कि आप अगर डेटा कैट करते हो और इसके अंदर कोई डेटा इस तरीके से देता है, टेस्ट किसमें था, पास W। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं कुछ डेटा लिखता हूँ हाय, और मैं 2-4 बार लाइन डाल देता हूँ, और फिर उसके बाद लिखता हूँ हेलो। ठीक है, हेलो लिखता हूँ, और हेलो लिखने के बाद मैं इसके बाद सेव करके बाहर आता हूँ। अब मैं क्या देखता हूँ कि भाई जो मेरा कैट कंटेंट के अंदर जो डेटा है,
इस तरीके, अब मेरा डेटा इस तरीके से दिखा रहा है। अब मैं अगर -n वाला कंटेंट यूज़ करता हूँ जो मैंने यहाँ पे दिया था, तो वो मुझे इसमें भी लाइनिंग दिखा रहा है कि मतलब अब मेरे पास 38 लाइन दिखा रहा है, जबकि बाकायदा ये है यहाँ पे तो स्पेस है, मेरे पास तो कंटेंट है ही नहीं, तो ये काउंट क्यों कर रहा है? तो इसके लिए -n की जगह पे -b यूज़ करेंगे, ठीक है। -b में अब क्या दिखा रहा है कि डेटा अब नॉर्मली इस तरीके से दिखा रहा है कि स्पेस काउंट नहीं करेगा और वो सिर्फ उतना ही डेटा बताएगा जो डेटा एक्चुअल में है, ठीक है। कि इसमें अब 31 कंटेंट है, अब 31 कंटेंट है, -n में ये 38 कंटेंट दिखा रहा था, तो n और b में दिखाएगा नंबरिंग ही, लेकिन फ़र्क इसका सिर्फ इतना है कि उसके अंदर फॉर्मेटिंग किस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है? अब आप सोचोगे कि भाई मुझे इसका यूज़ क्यों होगा, मेरे को नंबर ही क्यों देखना है। कई बार क्या होता है कि कुछ जैसे ये तो छोटी टेबल है, कई बार क्या होता है कि ये फाइल बहुत लंबी हो जाती है, कुछ फाइल्स बहुत लंबी होती है, तो अब मुझे 300 400 500 नंबर की लाइन में क्या है कि नहीं है, वो नंबर लाइन में है कि नहीं। जब आप स्क्रिप्टिंग बैच स्क्रिप्टिंग करते हो तो उसके अंदर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मेरी जो 21 नंबर पे लाइन आ रही है। अब मैं जैसे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि नॉर्मल का कंटेंट, जैसे आपको ऑफ करके मैंने कैट किया पहले, ठीक है, और मैं -n नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं सीधा पास WD का कंटेंट दे रहा हूँ और मैं ऑफ कर रहा हूँ, और मैं फील्ड भी यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, फील्ड के बाद स्पेस, और मैं इसके अंदर एक कंटेंट निकालना चाहता हूँ प्रिंट करके। अब मुझे नंबर पता होना चाहिए कि मुझे लाइन कौन सी चाहिए। अब मुझे मान लो SST की लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 19 नंबर लाइन बोलूँगा इसे कि भाई मुझे 19 नंबर लाइन का डेटा आउटपुट दिखाए। जैसे ही मैंने एंटर किया, अभी क्या हो गया, ये ज़्यादा स्पेसिंग आ गई, कंटेंट पता है, एक मिनट, ओके स्पेसिंग है ही क्या नहीं, कैट किया, पासवर्ड मेरी स्पेसिंग होती है फील्ड में, कॉलन प्रिंट डॉलर, तो सही है स्पेसिंग के साथ, ओके ये फील्ड में आ रहा है ना, और सॉरी यहाँ पे नंबरिंग में उठाना है, मुझे ऑफ कर दिया मैंने। ऑफ में क्या हो रहा है कि ये 19 नंबर लाइन एक्चुअल में क्या उठाया है इसने, मैं बताता हूँ कि पहले एक स्पेस ये उठाया और उसके बाद दूसरा स्पेस के बाद इसने यहाँ से सारे स्पेस काउंट कर लिए, ठीक है। ऑफ, इसमें ऑफ नहीं चलेगा, इसमें मुझे डेटा देखना है हेड से, ठीक है। हेड से मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे हेड में 19 लाइन चाहिए, 10 लाइन चाहिए, इस तरीके से डेटा चाहिए। मान लो कि मुझे कैसे समझाऊँ तुम्हें, कंटेंट के अंदर इसके अंदर शेड मैं कहता हूँ -n लगा के डेटा मेरे को चाहिए कितने नंबर का प्रिंट करना है, नंबर लाइन 1p 2p 10p का। अब मेरे पास क्या दिखा रहा है 10 नंबर लाइन, लेकिन मेरे पास जो 10 नंबर लाइन में डेटा जो दिखा रहा है, मुझे ये पता तो होना चाहिए ना कि लाइन कौन से पे है। बिना उसके पता किए मैं कैसे इसको 2p 10p पे मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा कि ये 10 नंबर पे ही है ऑपरेशन वाला कमांड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं -n के साथ डेटा, इससे हमें ये पता चल जाता है कि भाई ये 10वें नंबर पे ये डेटा है और मुझे यही डेटा चाहिए। तो मैं स्क्रिप्टिंग के अंदर नंबरिंग के काउंट के साथ इसका यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ, ठीक है। कैट के अंदर ये प्रोसेस है। अब कैट में हमने बाइनरी और ये बेसिक्स कुछ स्ट्रक्चर समझ लिए हैं कि कैट में अपेंड क्या होता है, सिंगल अपेंड क्या होता है। कैट के अंदर हम लोगों ने ये भी समझा कैट के अंदर हाइफन नंबर क्या है, ठीक है। कैट के साथ -b क्या है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ कैट के कंटेंट सीख लिया। अब इतने में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो।